आप सभी का स्वागत है। जर्मनी के बिजनेस वीज़ा का इस वक्त ना थोड़ा सा माहौल चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है कि बिजनेस वीज़ा बड़े आराम से बट रहे हैं मिल रहे हैं मतलब तो बिजनेस वीज़ा बड़े आसानी से मिल रहे हैं, लोगों का ये मानना है। ठीक है, आसान होते हैं बिजनेस वीज़ा, लेकिन उसमें वो तभी आसान होते हैं जब जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर वो चीज़ें आपके पास है तो। और एक्चुअल में ये बात तो फैक्ट है कि बिजनेस वीज़ा का रेशियो बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई हुआ कोरोना के बाद। जहाँ पहले टूरिस्ट वीज़ा तो नंबर 1 पे है ही, खैर। उसके बाद स्टडी वीज़ा होता था, फैमिली वीज़ा होता था, बट बहुत ही फास्ट तरीके से बिजनेस वीज़ा भी कोप अप हुआ है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपैट्स को बिजनेस वीज़ा जर्मन एम्बेसी की तरफ से मिले हैं, बहुत मिले हैं इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि जर्मनी के बिजनेस वीज़ा इतने ज़्यादा मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बिजनेस हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये है क्या बिजनेस वीज़ा? अ वीज़ा विच इज़ मेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। आप अगर बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या आपकी कंपनी आपको बिजनेस के लिए भेज रही है, तो वो बिजनेस वीज़ा हो गया। इसके 3 पहलू होते हैं टोटल। फर्स्ट हो गया आपकी खुद की प्रोफाइल, सेकंड आपकी कंपनी की प्रोफाइल, थर्ड जो आपको इनवाइट कर रहा है उसकी प्रोफाइल। बस इन तीनों पहलुओं के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट? हमारे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी ट्रैवलर के। ट्रैवलर की जो भी उस कंपनी के साथ जिस भी पोजीशन पे वो काम कर रहा है उसकी डिटेल चाहिए होंगी। वो एनओसी में मेंशन करी जा सकती है, स्पॉन्सरशिप लेटर में मेंशन करी जा सकती है, सैलरी स्लिप लगाई जा सकती है और साथ में अकाउंट स्टेटमेंट। अब इसके अगेंस्ट आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रखे हैं, उसका रिकॉर्ड। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, वाइफ और अगर बच्चे हैं तो उनके आईडी कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपकी फैमिली टाइज को प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद जो भी कंपनी आपको जिस भी पर्पस के लिए भेज रही है वो एक एसओपी देगी या फिर आपका स्पॉन्सरशिप लेटर में इलैबोरेट करके लिखेगी कि भाई हम आपको क्यों भेज रहे हैं वहाँ पे। या एम्बेसी को एड्रेस भी कर सकती है अलग से एक कवर लेटर के फॉर्मेट में कि भाई हम सो एंड सो मिस्टर XYZ को इस पर्पस के लिए इस कंपनी में भेज रहे हैं, ये हमारे यहाँ इसलिए काम करते हैं, हमारा एक बिजनेस मीटिंग है उसके लिए इनको भेजा जा रहा है, राइट? और उसके अगेंस्ट वो कंपनी अगर आपका पूरा खर्चा उठा रही है और वो कंपनी बहुत नामी गिरामी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर काफी है। बट अगर वो एक स्टार्टअप है तो उस कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन प्रूफ और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट या करंट अकाउंट स्टेटमेंट शेयर कर देनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। इसके साथ जिस भी कंपनी जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हैं, देखिए बिजनेस वीजा सिर्फ एक ट्रैवलर के और उसके स्पॉन्सर के बेस पे नहीं मिलता है, कंपनी के बेस पे नहीं मिलता है। जो इनवाइट कर रहा है जर्मनी में आप किससे मिलने जा रहे हैं? वहाँ पे कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई लॉयर है, आपका कोई डेलीगेट है, जो भी है, अब उसकी तरफ से भी तो इन्विटेशन लेटर चाहिए ना, तभी तो बिजनेस कंप्लीट होगा। बिजनेस क्या होता है कि कॉपरेशन बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक के सारे डॉक्यूमेंट हैं तो दूसरे का कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना वहां से इन्विटेशन भी मंगाई जाए, वहां से इन्विटेशन मंगाएं और उस पर लिखवाएं जो भी आपके पर्सन है, उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह भी इसमें लिखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एबीसी कंपनी है, वहाँ पे XYZ है, तो XYZ इनवाइट करे एबीसी को और वो लिखेंगे कि भाई हमारे बीच में एक ऑपरेशन होने वाला है जिसकी वजह से हम इस मिस्टर कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, अमित ले लेते हैं, मिस्टर अमित कुमार को हम बुला रहे हैं और हमारे बीच में जो कॉपरेशन हो रहा है वो इस शहर में होने वाला है, इस पर्पस के लिए होने वाला है और हमारी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप उनको बुलाते हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अगर वो एक्चुअल में दे रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अपने होटल वाउचर्स वगैरह लगा सकते हैं कि भाई मैंने फॉर 3 दिन मेरी मीटिंग चलेगी या बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज है वो चलेगी और 3-4 दिन के लिए मैं इस पर्टिकुलर होटल में रहने वाला हूँ। जो फ्लाइट डिटेल्स है उसको एलैबोरेट करें, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स अगर चाहें तो उस पर मेंशन कर दें। अगर एयरपोर्ट के आसपास है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बाहर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ना कुछ उसमें मेंशन करें। दैट्स इट। डॉक्यूमेंट्स तो यही चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है एक्चुअल में? आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए हैं, उसके बाद पहला तो हो गया कि आप अपनी VFS के जो लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस लिंक पे जाएं और फिर यहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट ले लें। जहाँ पर भी आप रहते हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, या फिर आप रहते हैं कोलकाता में, या फिर आप रहते हैं बेंगलोर, चेन्नई में, बॉम्बे में, कहीं पर भी, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लें जर्मनी की बिजनेस कैटेगरी में। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, प्रिंट आउट निकालें उसका, जो VFS की फीस वगैरह वो पे कर सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो एक फाइल में कोलैब करें, अपना कवर लेटर प्रेजेंट करें। अब तक तो हो गया स्पॉन्सरशिप लेटर, एक हो गया आपका इनवाइटर का जो इन्विटेशन लेटर है। अब आप जो जा रहे हैं अपनी तरफ से भी एक कवर लेटर बनाएं और एम्बेसी को एड्रेस करें कि भाई मेरा नाम अमित कुमार है, ABC कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं मिलने जा रहा हूं XYZ कंपनी से जो जर्मनी में है, हमारे इस बिजनेस पर्पस के लिए। मैंने सारे प्रूफ्स यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर उसमें हमने कवर लेटर के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा ही आपको बता रहा हूँ। और अपनी ट्रैवल डेट्स उसमें डिफाइन करें, किन डेट्स पे आप जा रहे हैं, किन डेट्स को वापस आएंगे। ये सारी चीजें आपने कवर लेटर में लिखनी है और वीजा फॉर्म अपना अच्छे से भरना है। वीजा फॉर्म भी कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे।
अब वीज़ा फॉर्म हो गया, अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, सारे पेपर्स आपके अरेंज हो गए। अब आपने क्या करना है, वीएफएस में जाना है, अपॉइंटमेंट के टाइम 10 मिनट पहले ही पहुंचे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हैं। आपको कूपन दिया जाएगा, आपका नंबर जब आता है आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, सबमिट करें। उसके बाद वहाँ पे फीस पे कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग कैश में पे करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे यूपीआई द्वारा अभी मान्यता नहीं मिली है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कई काउंसलेट्स में नहीं हो पा रही है, तो यूपीआई के भरोसे ना जाएं, या तो क्रेडिट कार्ड लेकर जाएं, कैश लेकर जाएं, पेमेंट वहाँ पर दें। वो आपसे पूछेंगे एसएमएस सर्विस चाहिए यानी अलर्ट चाहिए आपको, तो उसके बड़े मोटे 300 साढ़े 300 रुपये लेते हैं। और फिर पूछेंगे कोरियर चाहिए, आप खुद आके पासपोर्ट पिक करोगे, जो भी आपको रेफर लगता है। कोरियर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 500-600 रुपये रेट चल रहा है। जो भी सर्विस आप लेंगे उसके हिसाब से आपसे पेमेंट लेंगे, उसके बाद आप वापस घर आ जाएंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। दैट्स इट, यही पूरा प्रोसेस है। अब ये जो फाइलिंग का हमने इतनी जल्दी डिस्कस करा है, ये फाइलिंग का कॉम्प्रीहेंसिवली, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपको कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, इन्विटेशन लेटर भी समझा दूं, वीजा फॉर्म भी समझा दूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये वीडियो कई घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट काफी सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिससे आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बट ओवरऑल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस यही है, इसके बाहर सिलेबस में है ही नहीं, इसके बाहर आपको जोड़ते नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, हो सकता है आपका पूरा खर्चा वही दे रही है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट है बुलाने में आपको, तो वो आपका पूरा खर्चा दे रहे हैं। उस केस में उस कंपनी की कोशिश करे अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको मिल जाए, अगर वो पूरा खर्चा उठा रहे हैं। अगर वो कहते हैं जी हम तो यहाँ पर आने का इनका ध्यान रखेंगे, वीजा फ्लाइट वगैरह खुद लेंगे, तो उस केस में जरूरत नहीं है, फिर आपकी अकाउंट स्टेटमेंट काफी है। बट अगर वो पूरा खर्चा उठा रहे हैं तो कोशिश करें उनकी तरफ से भी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ आ जाए। अच्छी बात अगर आ जाती है तो। वैसे इतनी आसानी से कंपनी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं करती हैं, बट अगर वो शेयर करते हैं तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बिजनेस वीज़ा में, और जो आपने एक्सपो अटेंड करना है या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, राइट, तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो है। कहने का मतलब है एक्सपो और कॉन्फ्रेंस बिजनेस वीज़ा में नहीं आते, वो तभी आते हैं बिजनेस वीज़ा में अगर आप यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर, यानी आप लोग एक्सपो या कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा काफ़ी है। उस पर क्या है वो अलग से वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस जो लेकर आ रहे हैं लगातार, वो आ रहे हैं फ्रांस को लेकर। देखिए, हमने थोड़े दिन पहले फ्रांस का एक डेटा रिलीज किया था कि कैसे फ्रांस में अप्रॉक्सीमेटली 80% सक्सेस रेट है। यानी अगर 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गई हैं इंडिया से, जिसमें 80,000 से ऊपर लोगों को वीज़ा मिले हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही मिले हैं। उस केस में काफ़ी सारे कमेंट्स इस बात पे भी आ रहे थे कि उनके वीज़ा फ्रांस ने बहुत रिफ्यूज़ कर दिए। पहले फ्रांस ने वीज़ा दिया, उन्होंने अगले साल अप्लाई करा, फिर रिफ्यूज़ हो गया। या फिर पास्ट में कोरोना से पहले फ्रांस का ही वीज़ा था, फिर रिफ्यूज़ हो गया। देखिए, कोरोना से पहले तो हम खुद एग्री करते हैं फ्रांस का सक्सेस रेट हाईएस्ट रहा है कई लगातार सालों तक। अगर यूरोप शेंगन की बात आती थी कोरोना से पहले, तो आग बंद करके फ्रांस ही लगाया जाता था। किसी और कंट्री में तभी लगाया जाता था जब पर्टिकुलरली आपका इंटरेस्ट हो जाने का। यानी अगर किसी ने सेफ बेट लगानी है कि भाई मेरे को सबसे सेफेस्ट बेट चाहिए, तो फ्रांस का नाम नंबर 1 पे होता था। बट कोरोना के बाद वो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हुई है। एक्चुअल में क्या, कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रही हैं, रॉयट्स रहे हैं, काफी आपने देखा होगा दंगे फसाद किए इमिग्रेंट्स ने, जिसकी वजह से वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई हैं और वीजा मिलने मुश्किल हुए हैं। हमने पहले भी आपको ये गाइड करा था कि फ्रांस अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट नेसेसरी, आप उसे लेट गो कर सकते हैं। और अगर आप फ्रांस लगा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्रांस के वीजा नहीं आ रहे हैं, तभी तो 80% सक्सेस रेट है। बट उसमें मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल भी तो अप टू द मार्क हो। अगर हम बहुत ही कम बैलेंस में, जैसे कोरोना से पहले तो मैं आपको सही बताऊं तो 1-2 लाख के बैलेंस में भी लोगों को शेंगन वीजा मिले हैं। काफी तो हमारे क्लाइंट्स थे, हम भी हैरान हो जाते थे, ठीक है। बट अब वो इक्वेशन नहीं है। द वर्ल्ड हैज एक्चुअली चेंज्ड पोस्ट कोरोना। कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया में एक्चुअल में डिफरेंस आया है, ओके। और यहाँ पर भी इमिग्रेशन में भी यही चीज़ नोटिस की गई है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप फ्रांस के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे ध्यान दें, उसके बाद वीज़ा लगाएं। आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के, अगर बाई चांस हो भी जाते हैं, तो होने के बाद तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाएं, क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उन वीकनेस पे काम करें, दोबारा से अपनी प्रोफाइल पे वर्कआउट करें, और ये रीजनेबल गैप के बाद दोबारा वीज़ा लगाएं। आई एम श्योर तब आप रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। लेकिन कोई भी जल्दबाजी करके आप वीज़ा ना लगाएं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आधा उधर होमवर्क करके ना लगाएं, उससे रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू ये जर्मनी बिजनेस वीज़ा का आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं इस केस में, तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस। अदरवाइज जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, राइट। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।